अच्छा, जो क्लासिक एटोपिक फॉर्म है ना वो एसोसिएटेड होती है विद एक्सेसिव टाइप 2 हेल्पर टी सेल्स, उसमें होंगे, उनकी एक्टिवेशन होगी, ठीक है। साइटोकाइन्स जो प्रोड्यूस होंगे हमारे टाइप 2 हेल्पर टी सेल्स से, वो अकाउंट करते हैं फॉर मोस्ट फीचर्स ऑफ द एटोपिक एस्थमा। इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13 जो है वो स्टिमुलेट करते हैं आईजीई की प्रोडक्शन को, आईजीई बनाएंगे। और इंटरल्यूकिन 5 जो है ये एक्टिवेट करेगा हमारे यूजिनोफिल्स को, जबकि इंटरल्यूकिन 13 जो है ये आल्सो दूसरा काम भी करेगा कि म्यूकस की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। 13 वाला म्यूकस की प्रोडक्शन को भी बढ़ा है, आईजीई भी बना रहा है, 4 वाला भी आईजीई बना रहा है। और यूजिनोफिल्स को कौन एक्टिवेट करेगा? 5 वाला। आईजीई जो है वो कोट करेगी सब म्यूकोजल मास्ट सेल्स को, विच ऑन एक्सपोजर टू द एलर्जिन रिलीज कर देंगे अपने ग्रेन्यूल कंटेंट को और सिक्रीट करेंगे साइटोकाइन्स एंड अदर मीडिएटर्स। मास्ट सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स जो है ना वो दो वेव्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, एक अर्ली इमीडिएट फेज और दूसरा लेट फेज रिएक्शन। अर्ली फेज रिएक्शन में क्या होगा, ये डोमिनेट होता है कि इसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होगी, सबसे पहला फेज है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वेजो डायलेशन भी होगी, ठीक है। अब ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन जो है ना वो क्यों हुई है, वो ट्रिगर हुई है बाय मीडिएटर्स जो कि हमारे मास्ट सेल से रिलीज हुए हैं, जिसमें हिस्टामिन आ गया, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ल्यूकोट्राइन्स, C4, D4, E4 एंड आल्सो रिफ्लेक्स न्यूरल पाथवेज की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हुई है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा हमने क्या कहा, अर्ली फेज में क्या होगा, वेजो डायलेशन और म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ेगी। दूसरा होता है लेट फेज रिएक्शन। अब जो लेट फेज रिएक्शन होता है ना ये इन्फ्लामेटरी होता है इन नेचर। अब इसमें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है ना वो स्टिमुलेट करेंगे हमारे एपिथेलियल सेल्स को कि वो कीमोकाइंस बनाएं, जिसमें यूरोटैक्सिन भी आ जाता है। अब यूरोटैक्सिन क्या है, ये पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट है और एक्टिवेटर है हमारे यूजिनोफिल्स का, जो प्रोमोट करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ द टी हेल्पर 2 सेल्स, यूजिनोफिल्स एंड अदर ल्यूकोसाइट्स, थस एम्पलीफाई करेगा उस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को जो कि इनिशिएट हुआ है बाय रेजिडेंट इम्यून सेल्स। रिपीटेड बाउट ऑफ इन्फ्लामेशन जो है वो लीड कर देंगे टू स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे हमारी ब्रोंकाइल वॉल में, और इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एयरवे रीमॉडलिंग। ये चेंजेस जो है इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक तो हाइपरट्रोफी हो जाएगी ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स की और म्यूकस ग्लैंड्स की भी, और ना वेस्कुलैरिटी बढ़ जाएगी, और सब एपिथेलियल कोलेजन की जो है डिपोजिशन हो जाएगी, विच मे अकर एज अर्ली एज सेवरल ईयर्स बिफोर द इनिशिएशन ऑफ सिम्टम। इतने साल पहले कोलेजन जो है वो एपिथेलियली सब एपिथेलियली डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और वास्कुलैरिटी भी बढ़ जाएगी, और म्यूकस ग्लैंड की और ब्रोंकल स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी भी हो जाएगी। एस्थमा जो है ना ये रन करता है फैमिलीज़ में, लेकिन रोल जो है जेनेटिक्स का एस्थमा में कॉम्प्लेक्स है। जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज आइडेंटिफाई किया है नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएंट्स एसोसिएटेड विद एस्थमा रिस्क। कुछ जो जीन्स हैं इनकोड करते हैं फैक्टर्स को, जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर जो कि क्लियरली एस्थमा पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर। हाउएवर प्रिसाइज जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एस्थमा एसोसिएटेड जेनेटिक वेरिएंट्स की टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रिमेन्स टू बी डिटरमाइंड। ये अगर अब हम फिगर देखें तो इसमें ए और बी जो है दोनों जो है इनमें कंपैरिजन है नॉर्मल एयरवे का, और एयरवे जो अस्थमा में इन्वॉल्व हुआ है अस्थमा की वजह से, ठीक है। तो एस्थमेटिक एयरवे जो है ना उसमें मार्क्ड एक्यूमुलेशन हुई हुई है म्यूकस की इन द ब्रोंकाइल लूमन, क्योंकि ये वाला एस्थमा है, ये वाला नॉर्मल। तो इसमें देखिए ब्रोंकाइल जो है एस्थमेटिक वाले में एक्यूमुलेशन हो गई है म्यूकस की ब्रोंकाइल लूमन में, ये सारा ग्रीन कलर का ये म्यूकस है, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, सेकेंडरी टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द म्यूकस सिक्रीटिंग गोबलेट सेल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं इन द म्यूकोजा, और हाइपरट्रोफी हो गई है हमारे म्यूकोजल जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं उनकी। इंटेंस क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुई है ड्यू टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द यूजिनोफिल्स की, मैक्रोफेजेस की एंड अदर जो है हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट हुई है, ठीक हो गया। उसकी वजह से बहुत सारी इन्फ्लामेशन भी नज़र आ रही है। थिकन्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें मिलेगी, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये थिक हो जाएगी, और हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा स्मूथ मसल सेल्स का इनका, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग इस तरह से कंपेयर करके देख लें। उसके बाद ये सी फिगर देखिए तो इसमें जो है ना इनहेल्ड एलर्जेंस यानी एंटीजेंस जो है वो एलिसाइड करवा रहे हैं टी हेल्पर 2 डोमिनेंट रिस्पॉन्स, और फेवर कर रहे हैं आईजीई की प्रोडक्शन और यूजिनोफिल्स की रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। देखिए फिगर में और सारी जो है एक्सप्लेनेशन शोन है जो कि मैंने पीछे बेसिक की जो एक्सप्लेन किया। यूरोटैक्सिन भी क्या करता है, यूजिनोफिल्स की रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब अगर ये डी वाला फिगर देखें तो जब री एक्सपोजर होगा ना टू द एंटीजन, तो इमीडिएट रिएक्शन जो है वो ट्रिगर होता है बाय एंटीजन इंड्यूस्ड क्रॉस लिंकिंग हमारी आईजीई बाउंड टू द
FC रिसेप्टर्स ऑन द मास्ट सेल। अब ये सेल्स जो है वो प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स को रिलीज़ करेंगे जो कि डायरेक्टली या न्यूरोनल रिफ्लेक्सेस की मदद से जो है ना ब्रोंकोस्पाज्म करवा देंगे। वास्कुलर जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ल्यूकोसाइट्स रिक्रूट करेंगे। ठीक है, अब ये ई वाला फिगर देखें तो ल्यूकोसाइट्स जो है वो रिक्रूट करेंगे, ये लेट फेज़ है, ये इमीडिएट में हुआ था। लेट फेज में ल्यूकोसाइट रिक्रूट करेंगे तो साइट ऑफ रिएक्शन की तरफ न्यूट्रोफिल्स हो गए, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और ये एडिशनल मीडिएटर्स रिलीज़ कर देंगे जो कि फिर जाके लेट फेज ऑफ द एस्थमा को इनिशिएट करवाएंगे। सेवरल जो फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं ना हमारे ये यूजिनोफिल्स से, उनमें क्या आ जाता है, एक तो मेजर बेसिक प्रोटीन, यूजिनोफिलिक कैटाइनिक प्रोटीन, ये आल्सो डैमेज करवा देते हैं हमारी एपिथेलियम को। ठीक है, उसके बाद है एटोपिक एस्थमा की डिटेल। एटोपिक एस्थमा ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्थमा है और ये क्लासिक एग्जांपल है टाइप 1 IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। ठीक है, इसकी एग्जांपल है ये। तो ये यूजुअली बचपन में जो चाइल्डहुड में जो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो एटोपिक की और या फिर अस्थमा की, इसमें कॉमन है। और ऑनसेट इस एस्थमेटिक अटैक का प्रीसीड होता है किसी एलर्जिक राइनाइटिस से, अर्टिकेरिया या एक्जेमा से। अटैक ट्रिगर होता है किसी एलर्जन से, डस्ट से, पोलन, एनिमल डेंडर हो गया, फूड या किसी इन्फेक्शन से भी अटैक हो सकता है। स्किन टेस्ट जो है ना ऑफेंडिंग एजेंट्स के साथ, एंटीजन के साथ स्किन टेस्ट अगर हम करें तो उसमें हमें इमीडिएट व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन मिलेगा। एटोपिक यानी इस तरह से जब हम टेस्ट करते हैं ना स्किन टेस्ट, तो ऐसे व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन मिलेगा, रेडनेस एंड देन बीच में वाइट पैच, इस तरह से। तो एटोपिक एस्थमा जो है वो हम डायग्नोज आल्सो करते हैं सीरम रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट, रास्ट टेस्ट से जो है हम एटोपिक एस्थमा को डायग्नोज करते हैं, जो आइडेंटिफाई करवाता है प्रेजेंस IgEs की, जो रिकॉग्नाइज करती हैं उन स्पेसिफिक एलर्जेंस को। तो उन IgEs को जो है हम रास्ट टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी हमने कहा नॉन एटोपिक एस्थमा है। पेशेंट्स जिनको नॉन एटोपिक फॉर्म होती है ना एस्थमा की, उनको जो है एविडेंस नहीं होता एलर्जन के सेंसिटाइजेशन का, और उनकी जो स्किन टेस्ट है वो यूजुअली नेगेटिव आती है, उनमें वो व्हील एंड फ्लेयर नहीं बनता। इनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा भी लेस कॉमन है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यू टू वायरसेस जैसे कि राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इसकी जो है ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और इनहेल जो एयर पोल्यूटेंट्स हो गए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कॉमन है, ये कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है, इनमें नॉन एटोपिक में ये थॉट हुआ है कि वायरस इंड्यूस जो इन्फ्लामेशन है हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोजा की, वो कम कर देती है थ्रेश होल्ड ऑफ सब एपिथेलियल वैगल रिसेप्टर्स टू इरिटेंट्स, यानी इरिटेंट्स को जो है ना वो थ्रेश होल्ड नहीं आ पाता और रिस्पॉन्स नहीं कर पाता म्यूकोजा, क्यों नहीं कर पाता, वायरस की वजह से, वायरस इंड्यूस इन्फ्लामेशन की वजह से। Although the connection are not well understood, the ultimate humoral and जो cellular mediators हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के, जैसे कि एग्जांपल यूजिनोफिल्स हो गए, ये कॉमन है टू बोथ द एटोपिक में भी और नॉन एटोपिक वेरिएंट ऑफ एस्थमा में। तो ये जो है ना इनको हमने सिमिलर वे में ही ट्रीट करना है। उसके बाद तीसरी है हमारी ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा। सेवरल हमारी फार्माकोलॉजिक एजेंट्स जो है वो भी एस्थमा करवाती हैं। एस्पिरिन हो गई, ये मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। पेशेंट्स जिनको एस्पिरिन से सेंसिटिविटी होती है ना, वो रिकरेंट राइनाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनको मतलब एलर्जी हो जाती है, छींकें आ रही होती है, नाक से पानी और आंखों से पानी आना, ठीक है, राइनाइटिस, और नेजल पॉलिप्स हो जाता है, उनको अर्टिकेरिया और ब्रोंकोस्पाज्म, एस्पिरिन लेने से ये सब होगा। तो प्रिसाइज पैथोजेनेसिस इसकी नहीं पता, लेकिन ये लाइकली है टू इन्वॉल्व सम एबनॉर्मलिटी इन द प्रोस्टाग्लैंडिन के मेटाबॉलिज्म में कोई ऐसा मसला होता है, स्टेम करता है फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ द साइक्लोऑक्सीजिनेज बाय एस्पिरिन। ठीक है, वो साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करती है ना, तो वहीं पे कोई प्रोस्टाग्लैंडिन मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी होगी। फिर आती है दूसरी कंडीशन, ऑक्यूपेशनल एस्थमा। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल एस्थमा जो है वो ट्रिगर होती है फ्यूम्स की वजह से, एपॉक्सी रेजन्स हो गई प्लास्टिक्स के, या ऑर्गेनिक और केमिकल डस्ट जैसे वुड हो गया, कॉटन, प्लेटिनम, गैसेस से भी, जैसे गैसेस में टोलिन गैस जो है ना ये करवाती है, और बाकी केमिकल से भी ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है। अस्थमा अटैक जो है ना रिपीटेड एक्सपोजर के बाद डेवलप होता है ड्यू टू द इनसाइडिंग एजेंट यानी कि जो एजेंट करवा रहा है वो एबनॉर्मलिटी अस्थमा अटैक करवा रहा है, उसकी रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से। अब आ जाते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस अस्थमा में जो है ना वो डिस्क्राइब हुए हैं इंडिविजुअल्स में जो कि मर जाते हैं प्रोलॉन्ग सीवियर अटैक की वजह से, जिसको हम कहते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी किस में देखी गई है, म्यूकोजल बायोप्सी स्पेसिमन में उन इंडिविजुअल्स में जिनको हमने चैलेंज किया एलर्जेंस के साथ। ठीक है, अब हमें क्या मिला, फेटल वाले जो केस हैं जिसमें जैसे स्टेटस एस्थमेटिकस में जो मर गए, तो उनके जो लंग्स हैं वो डिस्टेंडेड मिले हमें,
ड्यू टू एयर ट्रैपिंग, यानी उनमें ओवर इन्फ्लेशन थी तो बड़े बड़े से डिस्टेंडेड जो हमें लंग्स मिले, और उनमें जो ना स्मॉल एरियाज ऑफ एटेलेक्टेसिस भी हमें मिले। मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग है वो है ऑक्लूजन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब बिल्कुल ऑक्लूड हो जाता है, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो भी बाय द थिक टिनेशियस म्यूकस प्लग की वजह से, जिसमें वॉल्स ऑफ शेड एपिथेलियम भी मिलेगी। वॉल्स ऑफ शेड एपिथेलियम उसी म्यूकस में मिलेगी जो कि ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक करके रखेगा। उन एपिथेलियम को हम कहते हैं क्रॉशमेंस स्पाइरल्स। ठीक है, न्यूमरस यूजिनोफिल्स और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, जिसको हम क्रिस्टलॉइड्स मेड अप ऑफ द यूजिनोफिल प्रोटीन गैलेक्टिन 10 कि इस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यूजिनोफिल प्रोटीन गैलेक्टिन 10 से जो है ना ये क्रिस्टलॉइड्स बने होते हैं, उनको हम कहते हैं चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ये और यूजिनोफिल्स जो है ना ये भी हमें मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक चेंजेस हैं अस्थमा में, वो जो इस फिगर में मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सारी सेम ही होंगी, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एयरवे की रीमॉडलिंग। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? एक तो एयरवे वॉल थिकन हो जाएगी, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब इस फिगर में भी देखिए, यहाँ पे ब्रोंकाइल बायोप्सी स्पेसिमेन है एस्थमेटिक पेशेंट का, जिसमें सब बेसमेंट मेम्ब्रेन की फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, और यूजिनोफिलिक जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी हमें, यूजिनोफिलिक इन्फ्लामेशन और स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया भी हमें मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा ब्रोंकाइल रीमॉडलिंग में, एयरवे रीमॉडलिंग में इंक्रीज सब म्यूकोजल वास्कुलैरिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा साइज ऑफ द सब म्यूकोजल ग्लैंड एंड गॉबलेट सेल मेटाप्लेजिया ऑफ द एयरवे एपिथेलियम, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकाइल मसल, हाइपरट्रोफी भी एंड हाइपरप्लेजिया भी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। अटैक ऑफ अस्थमा जो है ना वो कैरेक्टराइज होता है, एक तो उसमें सीवियर पेशेंट को डिस्निया हो रहा होता है, वीजिंग हो रही होती है। वीजिंग ये डिस्निया क्यों हो रहा है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से और म्यूकस प्लगिंग की वजह से, जिसकी वजह से ना एयर जो है वो ट्रैप हो गई है डिस्टल एयर स्पेसेस में, और प्रोग्रेसिव हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है लंग की, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया है क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो गई है। ट्रैप क्यों है? क्योंकि ब्रोंको यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, म्यूकस प्लग भी आ गया। ठीक है, यूजुअल जो केस है उसमें अटैक जो है 1 से लेके सेवरल आवर्स तक हो सकता है, और सबसाइड या तो स्पॉन्टेनियसली कर जाएगा या थेरेपी के साथ। इंटरवल्स जो होते हैं ना बिटवीन द अटैक्स वो कैरेक्टरिस्टिकली फ्री होंगे फ्रॉम द ओवर्ट रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, लेकिन परसिस्टेंट सटल डेफिसिट्स जो है वो डिटेक्ट हुए हैं बाय पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ओकेजनली सीवियर पैरोसिज्म होगा जो कि थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता और परसिस्ट करता है फॉर डेज एंड इवन वीक्स, जिसको हम कहते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। पैरोसिज्म होता है मतलब ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो वो रहेगा। एसोसिएटेड हाइपरकैपनिया, एसिडोसिस हो गई एंड सीवियर हाइपोक्सिया जो है ना ये फैटल हो सकते हैं। ऑन द मोस्ट केसेस में कंडीशन जो है वो मोर डिसेबलिंग होती है देन लीथल, डिसेबलिंग ज़्यादा होती है। स्टैंडर्ड थेरेपीज़ में जो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आ जाती हैं, पार्टिकुलरली हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं और ब्रोंकोडाइलेटर्स, जैसा कि हमने फार्मा में भी पढ़ा, जैसे बीटा एड्रिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, मोन्टेलुकास्ट, ज़फिरलुकास। ठीक है, तो ये पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं ल्यूकोट्राइंस। एजेंट्स जो ब्लॉक करें स्पेसिफिक इम्यून मेडिएटर्स को, जैसे इंटरल्यूकिन 4 और 5 को जो ब्लॉक करें, वो उनको भी मॉडेस्ट बेनिफिट होता है कुछ पेशेंट्स में, लेकिन ये ब्रॉडली इफिशियस नहीं होते। परहैप्स क्यों? क्योंकि डिजीज़ जो है उसकी हेट्रोजेनिटी की वजह से। एक और अप्रोच जिसको हम ब्रोंकाइल थर्मोप्लास्टी कहते हैं, ब्रोंकाइल थर्मोप्लास्टी, इसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल डिलीवरी होती है थर्मल एनर्जी की, वो हम दे रहे होते हैं थर्मल एनर्जी ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए, ताकि मास ऑफ स्मूथ मसल को कम किया जाए, क्योंकि उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है ना, इस वजह से उसको कम करेंगे, और एयरवे की रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसको भी कम करेंगे। इज बीइंग एवेल्युएटेड इन पेशेंट विद सीवियर पुअरली कंट्रोल अस्थमा। ठीक हो गया, तो हमने इस चैप्टर में अस्थमा पढ़ा, उसकी समरी देख लेते हैं। अस्थमा जो है कैरेक्टराइज होता है, एक तो रिवर्सिबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जो कि एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से हो रही होती है। ठीक है, रिवर्सिबल है लेकिन, टू वेरियस वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई। एटोपिक अस्थमा हमने कहा कि ये कॉज होता है टी हेल्पर 2 की वजह से, और IgE मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होता है इन्वायरमेंटल एलर्जन से, और ये कैरेक्टराइज हुआ है अर्ली फेज जिसको हम इमीडिएट कहते हैं, और लेट फेज रिएक्शन के साथ। टी हेल्पर 2 सेल के साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स हैं। फिर हमने नॉन टी हेल्पर 2 इन्फ्लेमेशन जो है उसको हमने कहा कि उसका एटोपिक अस्थमा में भी रोल है जो कि डिफाइन हुआ है। ट्रिगर्स नॉन एटोपिक अस्थमा के लेस क्लियर हैं, लेकिन उसमें वायरल इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं, इनहेल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, ये ना ट्रिगर करते हैं एटोपिक अस्थमा को।
यूजिनोफिल्स जो है ना ये की इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑल सब टाइप ऑफ एस्थमा में हमें नज़र आते हैं। यूजिनोफिल प्रोडक्ट्स जैसे कि मेजर बेसिक प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एयरवे डैमेज के लिए। ये मेजर बेसिक प्रोटीन स्पेशली ये हमारे एयरवे को डैमेज करता है। एयरवे रीमॉडलिंग हमने पढ़ा कि ये इसमें सब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है और हाइपरट्रोफी हो जाती है ब्रोंकाइल ग्लैंड्स की भी, स्मूथ मसल की भी, और इरिवर्सिबल कंपोनेंट आ जाता है टू द ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। दैट्स इट। ये हमने बेसिक से एस्थमा टॉपिक कवर कर लिया। इरफान मसूद से भी हम देख लेंगे एस्थमा। तो हमने कहा ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिवर्सिबल डिसऑर्डर है जिसमें एयरवे की हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है और वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी, वेरिएबल। तो इसमें ना रिकरेंट एपिसोड आते हैं वीजिंग के, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस और कफ के, पार्टिकुलरली रात को और अर्ली मॉर्निंग में होता है। इसकी टाइप्स हमने पढ़ी, एक्सट्रिंसिक होती है, इस यहाँ पे दूसरी क्लासिफिकेशन है, एक एक्सट्रिंसिक अस्थमा, दूसरी इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक को हम एटोपिक कहते हैं। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, रिएक्शन किसी एक्सपोजर टू द एक्सट्रिंसिक एलर्जिन से एक्सपोजर जब हो जाए। अब इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि एक तो सेंसिटाइजेशन ऑफ द एयरवे टू एन एलर्जिन, जब सेंसिटाइजेशन होगी ना तो स्टिमुलेट कर देगा वो प्रोडक्शन हमारी सबसेट हेल्पर 2 हेल्पर सेल्स की, CD4 T हेल्पर सेल्स 2, ठीक है। CD हेल्पर 2 सेल्स जो है ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 को रिलीज़ करवाएंगे। इंटरल्यूकिन 4 जो है ना वो आइसोटोप स्विचिंग करवाता है टू IgE की प्रोडक्शन, और 5 वाला जो है ना वो एक्टिवेशन करवाता है यूजिनोफिल्स की। उसके बाद दूसरा पैथोजेनेसिस में है री एक्सपोजर हो टू द एयरवे टू द सेम एलर्जन, तो उससे IgE एंटीबॉडीज जो है दो रिस्पॉन्सेज एलिसाइट करवाएंगी, एक तो अक्यूट रिस्पॉन्स, दूसरा लेट फेज रिएक्शन। अक्यूट रिस्पॉन्स में ऐसा होगा कि एंटीजन क्रॉस लिंक करेगा IgE एंटीबॉडीज़ के साथ ऑन द मास्ट सेल, तो हिस्टामिन जो है और बाकी मेडिएटर्स उन मास्ट सेल्स में से रिलीज़ होंगे। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी इसके नतीजे में, इन मेडिएटर्स के नतीजे में म्यूकस प्रोडक्शन होगी और ल्यूकोसाइट इन्फ्लक्स होगा। ये अक्यूट रिस्पॉन्स। लेट फेज रिएक्शन में ऐसा होगा कि 4 से 8 घंटों के बाद होगा। इसमें ना ये कैसे होता है, बाय द स्वार्म ऑफ ल्यूकोसाइट रिक्रूटेड बाय द कीमोटैक्टिक फैक्टर्स एंड साइटोकाइंस, ठीक है, उनके मूवमेंट्स की वजह से स्वार्म ऑफ ल्यूकोसाइट्स और बाय द कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की वजह से वो वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ जाके ना वो एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेंगे और एयरवे की कॉन्स्ट्रक्शन करवा देंगे। अब ये एटोपिक यानी एक्सट्रिंसिक अस्थमा होगी। दूसरी है इंट्रिंसिक या फिर नॉन एटोपिक अस्थमा, जिसको हम नॉन रिएजेनिक अस्थमा भी कहते हैं, नॉन रिएजेनिक, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू द एटोपिक अस्थमा फैमिली हिस्ट्री इसमें अनकॉमन होगी और सीरम IgE लेवल भी इसमें नॉर्मल होंगे। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो अननोन है, अननोन मैकेनिज्म है, लेकिन ये कॉज हो सकता है वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, जो कि बहुत ही कॉमन कॉज है, बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्ट्रेस की वजह से, एक्सरसाइज, कोल्ड टेम्परेचर, एयर पोल्यूटेंट, इन सब से मतलब नॉन एटोपिक इंट्रिंसिक वाली अस्थमा हो सकती है। नेक्स्ट अब हम मॉर्फोलॉजी पे आए तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन ब्रोंका और ब्रोंकियोल्स की म्यूकस प्लग की वजह से, हाइपरट्रोफी होगी म्यूकस ग्लैंड की और गोबलेट सेल मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स की भी होगी, और ब्रोंकाइल वाल्स की ना इन्फ्लामेशन होगी यूजिनोफिल्स एंड मास्ट सेल्स की वजह से। ब्रोंकाइल वाल में एडिमा भी होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी। अब स्पूटम की साइटोलॉजी में हमें क्या मिलेगा, एक तो हमने पढ़ा क्रशमैन स्पाइरल्स मिलेंगे, यानी कि म्यूकस प्लग्स में वॉल्स ऑफ शेड एपिथेलियम होंगे, तो हम उसको कहेंगे क्रशमैन स्पाइरल। और चारकोट लेयरिंग क्रिस्टल्स क्या होंगे, ये क्रिस्टलाइड होते हैं जो कि यूजिनोफिल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बने होते हैं जेलेक्टिन 10 से, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें जो है ना क्लासिक ट्रायड ऑफ वीजिंग, कफ एंड डिस्निया, ये ट्रायड जो है ये अस्थमा का कॉमन होता है। चेस्ट टाइटनेस मिलेगी, सिम्टम्स जो है टिपिकली क्रोनिक होते हैं विद एपिसोडिक एक्जिबरेशन। सिम्टम जो है ट्रिगर कैसे होंगे, बाय रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स जैसे स्मोक से, परफ्यूम से, एलर्जेंस में जो है पेट से, डस्ट माइट्स, पोलेंस, इन्फेक्शन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, साइनोसाइटिस से जो है ट्रिगर होगा। ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर करवा देती है, एस्पिरिन भी और एनसेड्स भी। इमोशनल स्ट्रेस, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, इससे भी जो है वो ट्रिगर होगा। अब क्लिनिकल पर्ड में लिखा है एस्थमा प्लस सिंड्रोम्स। एटोपिक क्या है, एस्थमा प्लस एलर्जिक राइनाइटिस भी हो और एटोपिक डर्माटाइटिस भी हो, ठीक हो गया। चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम क्या है, इसमें एस्थमा तो होगा, इसके साथ यूजिनोफीलिया भी मिले और ग्रेन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस हो, तो हम इसको चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम कहते हैं। एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमा जो है उसको हम सैम्टर्स सिंड्रोम कहते हैं, सैम्टर्स। इसमें एस्थमा के साथ एस्पिरिन की सेंसिटिविटी और नेजल पॉलिप्स कॉमन होते हैं, यानी याद रखनी। और एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ये एस्परजिलोसिस आपको पता है फंगल है, तो इसमें एस्थमा भी होगा, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे और एलर्जिक रिएक्शन होगा टू द एस्पेरिगिलस। नेक्स्ट अस्थमा में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा हमें। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है अस्थमा का, एक तो हमें जो है ना फोर्स एक्सपायरेटरी वेंटिलेशन जो है 1 मिनट में बढ़ी हुई होगी ऑफ मोर देन 12% एंड 200 ml विथ यूज ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर एल्बिट्रोल। फिर है डिक्रीज्ड
decreased in the forced expiratory forced expiratory ventilation of more than 15% after 6 minutes of exercise. More than 20% diurnal variation on more than 3 days in a week for 2 weeks of peak expiratory flow, PEF डायरी। ठीक है, तो ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अब मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट देखें तो मीथाकोलिन हमारा एक ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है अस्थमा और COPD के दरमियान। अब अस्थमा में जो है ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि फोर्स एक्सपायरेटरी वेंटिलेशन 1 मिनट में जो है वो मोर देन 20% आएगी, और COPD में जो है टेस्ट जो है नेगेटिव आता है, यानी कि डिक्रीज़ नहीं मिलता हमें फोर्स एक्सपायरेटरी वेंटिलेशन का। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं अस्थमा के। तो हम स्टेप 1 में एक तो हमने पहले इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लेने होते हैं, जैसे एल्बिट्रोल हो गया, टर्बिटोलिन हो गया। स्टेप 2 में हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन उसमें प्लस में हमने उसके साथ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना है। अब इनहेल स्टेरॉइड्स के एग्जांपल जैसे बेक्लोमिथासोन या ब्यूडिसोनाइड जो है ये आ जाते हैं, लेकिन साथ में हमने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी देने। अब स्टेप 3 में हमने लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना है टू शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब लॉन्ग एक्टिंग में साल्मेट्रोल फॉर्मेट्रोल आ जाते हैं। स्टेप 4 होता है हमारा कि हमने इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम दे रहे हैं ना, उसका हमने डोज बढ़ाना है इन एडिशन टू द शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ओरल थेरेपी विद ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर थियोफाइलिन, ये भी हम कंसीडर यहाँ पे स्टेप 4 में कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 5 जो कि लास्ट स्टेप है, उसमें ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोलोन जो है, प्रेडनिसोन, ये हम ऐड करते हैं जब बाकी सारी थेरेपीज जो है सफिशिएंट ना हो और वो कंट्रोल ना कर पा रही हो सिम्टम्स को, तो हम ये प्रेडनिसोन देते हैं। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना वो इनहेल थे, अब यहाँ ओरल है। अब ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम मोर देन 3 मंथ्स दे सकते हैं या मोर देन 3 कोर्सेज पर ईयर कैन कॉज सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। यहाँ से पैथोमा से भी हम देख लेते हैं अस्थमा वाला टॉपिक। तो अस्थमा एक रिवर्सिबल एयरवे की ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन है जो कि एलर्जिक स्टिमुलाई से हो सकती है, इसको हम हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 कहते हैं। तो प्रेजेंट चाइल्डहुड में करती है ऑफन एलर्जिक राइनाइटिस के साथ एक्जिमा या फैमिली हिस्ट्री हो एटोपिक की। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि एलर्जिन जो है ना वो टी हेल्पर 2 सेल्स फिनोटाइप इंड्यूस करवाते हैं इन द CD4 T सेल्स और जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में। अब ये टी हेल्पर 2 सेल्स जो है वो इंटरल्यूकिन 4 सिक्रीट करते हैं जो कि स्विच कराएगा टू IgE क्लास स्विचिंग, और इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीट होगा जो कि अट्रैक्ट करता है यूजिनोफिल्स को, और इंटरल्यूकिन 10 जो कि टी हेल्पर 2 सेल्स को स्टिमुलेट भी करता है और टी हेल्पर 1 को भी इनहिबिट करता है, 10 वाला। री एक्सपोजर होता है ना जब सेम एजेंट को, एलर्जिन को, तो IgE मेडिएटेड एक्टिवेशन हो जाती है मास्ट सेल की। अब मास्ट सेल हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ करेंगे और जनरेशन करवाएंगे ल्यूकोट्राइन्स की C4 D4 E4, तो उनसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगी और एडीमा होगा। ये अर्ली फेज रिएक्शन कहलाता है। अब इन्फ्लामेशन जो है ना स्पेशली मेजर बेसिक प्रोटीन ड्राइव जो होते हैं हमारे यूजिनोफिल से, उनकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, वो डैमेज करता है सेल्स को और परपेचुएट करता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन। इसको हम कह देंगे अब लेट फेज रिएक्शन। ठीक है, ये डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स एंड एपिसोडिक। क्लिनिक फीचर हमारे पास एपिसोडिक होते हैं और वो एलर्जिन एक्सपोजर से रिलेटेड होते हैं। एक तो डिस्निया होगा, वीजिंग मिलेगी हमें, इसके अलावा प्रोडक्टिव कफ होगी पेशेंट को, क्लासिकली विद स्पाइरल शेप्ड म्यूकस प्लग्स जिसको हम क्रशमंस स्पाइरल्स कहते हैं, और यूजिनोफिल ड्राइव्ड क्रिस्टल्स होंगे जिसको चैरकट लेडन क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, सिवियर अनरिलेंटिंग अटैक जो है वो स्टेटस एस्थमेटिकस और डेथ करवा सकता है। इसके अलावा कह रहा है कि अस्थमा जो है ना वो नॉन एलर्जिक कॉजेज से भी अराइज कर सकता है जिसको हम इन्फ्लुएंजा के अस्थमा कहते हैं, जैसे एक्सरसाइज होगी, वायरल इन्फेक्शन, एस्पिरिन इंटॉलरेंट अस्थमा और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से भी अस्थमा होती है। दैट्स इट, ये अस्थमा टॉपिक पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ब्रोंकिएक्टिस।